ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना ये है कि टॉपिक तो आपका टीचिंग स्ट्रैटेजी है। सपोज आपको आ गया कि शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है एंड इसको मैंने छोड़ा था क्योंकि ये इजी भी है, इसलिए मैंने छोड़ा था कि आप लोग पढ़ लोगे, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टीचिंग स्ट्रैटेजी तो 2 लाइन लिखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी मतलब क्या समझते हैं? जो आप लोग प्लानिंग करते हो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। आप लोग जैसे एग्जामिनेशन में जाओगे, अभी एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हाउ टू अटेम्प्ट और हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस पॉइंट, कैसे हम इसको अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें, तो वो प्लानिंग जो होता है उसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी मीन्स प्लानिंग। देखो सिंपल सिंपल वर्ड्स में लिखना है बिकॉज ये शॉर्ट है तो हमें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है। प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, अगर प्लानिंग मतलब किस लिए प्लानिंग करना है तो प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, किसी को आप आदेश दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? बिकॉज टू चेंज देयर बिहेवियर। आप बच्चों का बिहेवियर चेंज करना चाहते हो या पर्सन और इंडिविजुअल का बिहेवियर और पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हो तो यू नीड स्ट्रैटेजी। जैसे एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये एक स्कीम है, उस स्कीम के थ्रू हमने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया है कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करके हम सारे बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन देंगे, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट इसके थ्रू पॉसिबल होगा। वैसे ही यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी देखो स्टडी लर्निंग टीचिंग क्या है? लर्निंग टीचिंग में हम लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। सो लर्निंग एंड टीचिंग, सो ये सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे बच्चों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि कौन से पॉइंट को हम डाल सकते हैं उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, राइट? सो ये पॉइंट हो गया स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कि स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लानिंग। स्ट्रैटेजी मीन्स प्लानिंग एंड प्लानिंग फॉर व्हाट? प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन और टू चेंज द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड और पर्सन और इंडिविजुअल। सो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। आफ्टर दैट मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करने के लिए ऐसा कलर यूज कर लिया। आप लोग पैराग्राफ चेंज कर देना। नाउ इट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कौन है? जस्ट लाइक वाइगोट्स्की, ब्रूनो, ओसुवेल, ये जो पर्सन थे वो लोग भी एजुकेशनिस्ट एंड सोशलिस्ट बोथ थे। सोशलिस्ट कौन होते हैं? जो समाजीकरण में हेल्प करते हैं, मतलब हमें चाहिए समाज में बदलाव, तो वी नीड सोशलिस्ट। अगर हम अभी समाज के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो वी आर ऑल्सो सोशलिस्ट, हमें भी सोशलिस्ट बोला जाएगा। और बोल सकते हैं हम लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो वहाँ पे भी शिक्षा के क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम अगर कुछ अच्छा चीज़ करते हैं तो वी आर नोन बाय एजुकेशनिस्ट, हमें बोला जाएगा एजुकेशनिस्ट। तो ये जो है सोशलिस्ट एजुकेशनिस्ट अभी आज के टाइम पे स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अच्छे से उनको सिखाने के लिए, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये पॉइंट देखो, एक ही डेफिनेशन दी हूँ, ज़्यादा नहीं। अकॉर्डिंग टू बी ओ स्मूथ, सॉरी स्मूथ स्मिथ, बी ओ स्मिथ, अकॉर्डिंग टू बी ओ स्मिथ, द टर्म, ये जो शब्द है द टर्म, दैट मीन्स ये कौन सा शब्द हमने यूज किया? स्ट्रैटेजी, टीचिंग स्ट्रैटेजी। द टर्म रेफर्स टू पैटर्न ऑफ एक्ट्स दैट सर्व टू अटेन टीचिंग स्ट्रैटेजी। टीचिंग मीन्स तो हमें यहाँ पे शिक्षा देना है, शिक्षण विधि, दैट इज कॉल्ड इम्पार्टिंग नॉलेज टू मतलब नॉलेजलेस पर्सन। वी आर नॉलेजियस एंड हम इम्पार्ट कर रहे हैं नॉलेज टू नॉलेजलेस पर्सन। सो नॉलेजियस टू नॉलेजलेस, ये जो मतलब ट्रांजिशन है उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक मीडियम चाहिए। सो मीडियम यहाँ पे लैंग्वेज भी है और बहुत सारे मेथड्स हैं, स्ट्रैटेजी प्लानिंग है। तो ये प्लानिंग को हमने इंस्ट्रक्शन जैसे, क्यों? एडवाइस देने के लिए और आदेश देने के लिए यूज किया। तो उससे क्या होगा? जब आउटकम्स वर्ड आता है दैट मीन्स रिजल्ट्स। आउटकम्स मीन्स रिजल्ट्स, सर्टेन आउटकम्स, कुछ निर्दिष्ट आउटकम्स और निर्दिष्ट रिजल्ट और निर्दिष्ट कोई एक मूल्य लाने के लिए, वैल्यू लाने के लिए बच्चों में हम इस चीज़ को करते हैं। ये भी एक एक्टिंग जैसा है, हम यहाँ पे रोल प्लेइंग कर रहे हैं, गेमिंग मैथड सिखा रहे हैं बच्चों को। गेमिंग मैथड्स के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क सिखाया जाता है, एक्टिविटीज सिखाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये हो गया बी ओ स्मिथ का एक छोटा सा डेफिनेशन। आफ्टर दैट आप टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी में जाओगे, ये शॉर्टली है देखो, ठीक है, शॉर्टली है, दैट इज ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी। अभी आप लोग लिखोगे तो कैसा लिखते हो? पैराग्राफ वाइज लिखते हो। देखो मैं एवरी पॉइंट पे कुछ ना कुछ डिफर कर रही हूँ, डिफरेंट टाइप का, इसमें स्पेस भी रहेगा
होगा एंड पेजेस भी कवर होंगे एंड आपको अच्छा भी लगेगा, इजी भी लगेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा है। आप कम कम पॉइंट्स में ही पूरा पेजेस को कवर कर सकते हो, वो भी इजी इजी पॉइंट्स। ठीक है, टू टाइप के स्ट्रैटेजीज होते हैं, एक होता है ऑटोक्रेटिक, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जो खुद से ही हो जाए या खुद से ही ये कंट्रोल हो या खुद के पास ही कंट्रोल हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। ऑटो मतलब खुद से चलाना। अभी ऑटो मतलब ऑटो में जाना है ऐसा वाला नहीं, हम खुद को अगर चलाते हैं दैट इज कॉल्ड स्वयं शासित। ओके, तो हम खुद को अगर चलाते हैं, खुद के ऊपर डिपेंड करके कुछ एक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी। अभी बोलो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा, टीचर सेंटर्ड होगा या स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, कैसा होगा बताओ? फिर से सुनो, अच्छे से सुनो। ऑटोक्रेटिक बोल रही हूँ, ऑटोक्रेटिक। स्टूडेंट्स खुद को चला सकते हैं, तो समझ नहीं रहे हो पॉइंट को। ऑटोक्रेटिक वर्ड आया मतलब क्या हो गया, ऑटो मीन्स खुद को चलाना, मतलब आप खुद को चला के किसी चीज को इम्प्लीमेंट करो। तो यहाँ पे ओनली कंटेंट के पास एंड टीचर के पास ही ये फैसिलिटीज है कि वो ये चीज को कर सकते हैं। मैं खुद को पहले कंट्रोल करूंगी, कंटेंट मटेरियल को रेडी करूंगी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप में कुछ चेंजेस लाने के लिए। सो डेफिनेट चेंजेस के लिए पहले मुझे रेडी होने पड़ेंगे, मुझे जानना पड़ेगा इसमें क्या इंप्लीमेंट हो सकता है या कौन सा पॉइंट चेंज होगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। इसके ऊपर सीटेट ओटेट ओस्टेट में एक कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, इसमें एक पूरा मार्क रहता है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी टीचिंग सेंटर्ड होगा या फिर हम बोल सकते हैं टीचर सेंटर्ड होगा या फिर कंटेंट सेंटर्ड होगा। सपोज कुछ टाइम पे कंटेंट आपको कंट्रोल करता है, कौन सा कंटेंट, जैसे कि मैथमेटिक्स, अगर टीचर बुक नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे तो मैथमेटिक्स सिखा नहीं सकते। वैसे ही अगर कुछ एक साइंस का एक्सपेरिमेंट है तो पहले टीचर को जानना पड़ेगा कि वो एक्सपेरिमेंट क्या नीड करता है, क्या बताना चाहता है, आफ्टर दैट उसको इम्प्लीमेंट करेगा बच्चों में। सो ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मीन्स कौन सा होगा, अभी का है या पुराना है बताओ? ट्रेडिशन मतलब क्या? पुराना। मतलब देखो वैदिक सिस्टम, और कुछ याद मत रखना, वैदिक सिस्टम याद रख लेना, गुरुकुल सिस्टम और वैदिक सिस्टम। उस टाइम पे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन ही होता था, बिकॉज टीचर कंटेंट को जितना अच्छा से समझाएंगे बच्चे उतने अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे बताओ कि जो टीचर है वो एक्टिव है या पैसिव है, बोलो। यहाँ पे टीचर एक्टिव होगा या पैसिव होगा? पैसिव मीन्स जो, हाँ, यहाँ पे टीचर एक्टिव होगा एंड स्टूडेंट्स पैसिव होंगे। बिकॉज पैसिव किसे बोलते हैं, जैसे कि अभी देखो मैं कितना एक्टिवली आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मतलब जितना एक्टिविटीज है मैं परफॉर्म कर रही हूँ, आप लोग उसको लिसन कर रहे हो, तो यू आर पैसिव, यू आर पैसिव इन नेचर। आप लोग अभी पैसिव हो, मैं अभी एक्टिव हूँ। ठीक है, जब हम डिस्कशन करते हैं दैट मीन्स मैं आपको कुछ पूछती हूँ आप मुझे आंसर देते हो, ये इंटरेक्शन पॉइंट पे चलता है, कम्युनिकेशन जैसा लगता है। तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स आर आल्सो एक्टिव इन नेचर विथ टीचर्स। तो हम टीचर एंड स्टूडेंट जब एक्टिव होते हैं वो हो जाता है डेमोक्रेटिक। यहाँ पे टीचर थोड़ा शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, दैट मीन्स पेसिव फॉर्मेट में रहेंगे एंड आप लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे। समझ आया? आप लोग अगर बात करते हो, आप लोग अगर एक्सप्रेस करते हो, आप लोग अगर सब कुछ बताते हो, तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिव होंगे। उसके ऑपोजिट में जो रहेगा वो पेसिव होगा, मैं पेसिव हूँ। अगर मैं आपको समझा रही हूँ, एवरी पॉइंट्स को बता रही हूँ एंड आप लिसन कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप पेसिव हो, मैं एक्टिव हूँ। इतना पॉइंट्स है। तो यहाँ पे टीचर का रोल प्राइमरी है। ठीक है, टीचर का रोल क्या है, प्राइमरी, मतलब ये सबसे जरूरी है, टीचर नहीं होने से नहीं होगा आपके ऑटोक्रेटिक। और ये में टीचर इज प्राइमरी, एक्टिव, स्टूडेंट्स आर पैसिव। यहाँ पे क्या लिखे हैं देखो, ये प्रोसेस स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, प्राइमरी है एंड एक्टिव है, मतलब टीचर यहाँ पे पैसिव रहेंगे। अच्छा अभी देखो डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक हम क्या बोलते हैं, जो जनसाधारण के लिए हो, गणतांत्रिक हो, उसको हम डेमोक्रेसी के ऊपर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका हक रहता है। तो आपको भी ये फैसिलिटी मिला कि यू आर ऑल्सो एबल टू स्पीक आउट, आपके पास भी एबिलिटी है, आप स्पीक आउट कर सकते हो, आप बोल सकते हो, आप समझा सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो दैट इज मॉडर्न एंड चाइल्ड सेंटर्ड, मॉडर्न एंड चाइल्ड सेंटर्ड। अगर चाइल्ड सेंटर्ड नहीं लिखना है तो स्टूडेंट सेंटर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया।
अभी देखो इस लेवल में मेमोरी लेवल बहुत ज़्यादा काम करता है। जो लर्निंग टीचिंग में पहले पढ़े थे लेवल्स ऑफ टीचिंग में, मेमोरी लेवल भी एक था, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल। हाँ, तो ये लेवल के अकॉर्डिंग ये मेमोरी लेवल यहाँ पे एक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं, उनके मेमोरी में वो कंजर्व कर रहे हैं, तो मेमोरी लेवल यहाँ पे एक्टिव है। बट इसमें क्या है, सब कुछ एक्टिव रहेगा, बच्चे खुद कर रहे हैं तो कैप आ जाएगा। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों डोमेन बहुत एक्टिवली वर्क करते हैं बच्चों का। समझ आया? क्लियर हो इतना? सब क्लियर है सर, मैम, सबको क्लियर है? क्योंकि लास्ट मोमेंट है, मैं और ये नहीं बोलूंगी आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, नहीं तो मैं फिर बता दूंगी। क्लियर हो सब कोई? चलो, कौन सा पॉइंट बताओ, कौन सा पॉइंट समझो, मैं बता देती हूँ। कौन सा पॉइंट समझो? ब्रेनस्टॉर्मिंग तो अभी समझाऊंगी, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी समझाऊंगी। ओके, चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग में चलते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अभी देखो ना, हमेशा एक चीज़ है, कभी भी मैं ये जो लास्ट पार्ट रहता था टीचिंग स्ट्रैटेजी, वन टाइम रीड करके जाती थी एग्जाम में। ठीक है, वन टाइम मैंने रीड किया एंड गई थी एग्जाम देने के लिए, इसके लिए क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है, मेरिट है, डिमेरिट्स है, ये हमेशा क्या करता है, देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग बेस्ड ऑन आइडियाज, ये आइडियाज के ऊपर रहता है, इंसानों का देखने का नजरिया, उसके ऊपर उनका जो आइडियाज जनरेट होता है उस पॉइंट पे। सपोज आपको मैं कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालते हैं, सपोज आपको बोला गया आपका शेड्यूल चेंज हो गया एंड कल आपका एग्जाम है, तो आप लोग क्या करोगे? कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं होगा हमसे, कुछ लोग करेंगे नहीं, हम लोग कोशिश तो करते हैं, फेल होंगे होंगे बट ट्राई करेंगे। ये जो ट्राई का बात आता है एंड उनका एक जेनरेट होता है, जब आप टेंशन में रहते हो बहुत सारे न्यू आइडियाज जेनरेट होते हैं, न्यू सिचुएशन मिलता है तो हमारे माइंड पे बहुत कुछ चलता है। जस्ट लाइक आप प्रॉब्लम में फंसते हो, एट अ टाइम एक दो प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपके दिमाग में ऐसा बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं एंड उसी को हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मीन्स तूफान, यहाँ पे सोच लो, एंड ब्रेन, दिमाग में आइडियाज का तूफान चल रहा है। ठीक है, हिंदी बच्चे, आप लोगों को समझाने के लिए कि ये चीज हो रहा है, दिमाग में आइडियाज का तूफान हो रहा है, हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं, हो गया आइडियाज का तूफान। तो आइडियाज का तूफान कैसे आएगा, अभी इसका भी प्रोसेस है। इट इज अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन जैसा है, इट इज द सिचुएशन व्हेन न्यू आइडियाज आर जनरेटेड अराउंड न्यू सिचुएशन। सो ये एक सिचुएशन जैसा है, या फिर आप इसको सिचुएशन ना लेके, क्योंकि डबल लग रहा है, तो आप प्रोसेस लिख सकते हो। ये एक प्रोसेस है या फिर एक स्टेज है जहाँ पे बच्चों को न्यू सिचुएशन दिए जाते हैं या लोगों को न्यू सिचुएशन दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग दे जेनरेटेड न्यू आइडियाज, वो अपने अंदर न्यू आइडियाज को जेनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, सपोज आपके थ्रू कोई एक गलत चीज़ हो गया या फिर आपने कुछ तोड़ दिया, सो उसको आप मेकअप कैसे करते हो? मेकअप करने के लिए दिमाग में देखो कितने फास्ट वे में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो उसी आइडियाज़ को हम एक को उसमें से पिक करते हैं जो बेस्ट वन रहता है एंड उससे सॉल्व करते हैं चीज़ों को। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रेडिशनल वाला है एंड मॉडर्न वाला है, दो टाइप के ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं। सो ऑलवेज याद रखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स, मैम ने क्या बोला, आइडियाज का तूफान। कहाँ पे होगा? दिमाग में होगा। ठीक है, आइडियाज का तूफान। अगर अभी मैं एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ाती हूँ तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए जैसे भी उसको लगोगे, उसमें आइडियाज निकालोगे कि मैम ने तो पहले दूसरे क्वेश्चन को ऐसे लिखने बोला, मैं ऐसे लिखूंगा और अट्रैक्टिव करूंगा। तो ये जो आइडियाज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कोई भी सिचुएशन के बेस पे, उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इन सिंपल वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है, मैंने ये चार स्टेज दे दिया। इट इज ए कॉन्फ्रेंस टेक्निक। कॉन्फ्रेंस, अभी देखो, अभी सपोज थिंक कर लो, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग सब बैठे हैं। ठीक, सोच लो, मान लो आप लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हो एंड आपको मैंने क्या किया, एक आइडिया दिया, एक सिचुएशन दिया, एक नॉर्मल सिचुएशन दिया एंड एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आइडिया का, एक आइडिया दिया। ठीक है, आपको बोला गया अभी आप लोग बहुत जोर से चिल्लाओ, मतलब चिल्लाना किस पे है, जो सिचुएशन है उस चीज के ऊपर आइडियाज जनरेट करते हुए बात करो, साउट आउट करो, चिल्लाओ। ठीक है, बोलो, स्पीक आउट करो। अभी बोलते बोलते एक पर्सन रहेगा जो आपके आइडियाज को कलेक्ट करेगा। जैसे आपने एक आइडियाज दिया
तो यहाँ पे लिख दिया गया। फिर सेकंड आइडियाज मैंने दिया, यहाँ पे लिख दिया, और एक किसी ने और एक आइडियाज दिया, तो 2 3 4 ऐसे करते हुए 10 15 आइडियाज हो गए। अभी उनमें से हम जज करेंगे कौन सा आइडियाज इस सिचुएशन के लिए और बहुत बेटर होगा, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उस सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये भी 2 टाइप का है, एक है ट्रेडिशनल और एक है एडवांस्ड। यहाँ पे ट्रेडिशन हमने लिखा है, तो ट्रेडिशन ट्रेडिशनल दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एडवांस्ड, एडवांस्ड को हम मॉडर्न बोल सकते हैं, अभी के टाइम का है तो मॉडर्न हम लोग बोल सकते हैं, मॉडर्न और एडवांस्ड। सो यहाँ पे दोनों में क्या होता है, देखो ट्रेडिशन में, अच्छा बोलो तो जब पहले के टाइम पे लोग रहते थे तो कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन इतना डिस्कवर हुआ था क्या? सबके घर पे था इतना ज़्यादा? नो। सो अगर आपको कोई आइडियाज लिख के रखना पड़े या किसी चीज़ के बारे में लिख के रखना पड़ता था तो क्या करते थे? क्या कर सकते हैं? क्या यूज़ करोगे? अगर सपोज आपको आइडियाज भूल जाते हो या कुछ होता है तो आप उसको लिख के रखने के लिए क्या यूज करेंगे? पेपर, नोटबुक, डायरी, ये सब यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम थिंग होगा। देखो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन सिट टुगेदर, एक साथ बहुत सारे लोग बैठेंगे इन ए रूम एंड साउथ टू जनरेट न्यू आइडियाज। हम लोग यहाँ पे एक साथ सपोज थिंक कर लो कि 15 20 लोग बैठे हैं, ठीक है, एक सिचुएशन को लेके बैठे हैं एंड उसमें एक दूसरे से बात करते हुए बहुत सारे न्यू आइडियाज को जनरेट करें। अभी इस न्यू आइडियाज को हम लिख के रखेंगे डायरीज में या फिर कोई एक नोटबुक में, लिखली हम उसमें से सिलेक्ट कर सके कि व्हिच वन इज बेस्ट। ठीक है, अभी अगर एडवांस में हम आते हैं, ठीक है, एडवांस में पहले क्या मेंशन हो गया, देखो डू, डू मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे सेम है, ठीक है, पहले ये पॉइंट होगा उसके बाद एक्स्ट्रा क्या आया है, बट डिफरेंस इन यूजिंग ब्रेनस्टॉर्म सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हो जस्ट लाइक पावर पॉइंट के लिए एम एक्स, आप लोग एम एस ऑफिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जस्ट लाइक एम एस एक्सेस होता है, एम एस पावर पॉइंट होता है, एम एस वर्ड होता है, एम एस एक्सेल होता है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। वैसे ब्रेनस्टॉर्म का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी आइडियाज आपको जब भी याद आता है तो वहाँ पे नोट डाउन करके लिखा जाएगा एंड वो स्टोर हो जाएगा एज अ फोल्डर, एक फोल्डर में वो स्टोर हो जाता है, इतना ही है। सो क्या होगा कि यहाँ पे हम कभी भी अपने आइडियाज़ को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो डिलीट करो एंड चीज़ों को फिर से लिख लो, जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए। जैसे कि ये चीज़ें कौन लोग ज़्यादा करते हैं पता है, जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, जब बुक लिखते हैं तब ये चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ रिसर्चर या फिर बुकिश लोगों के लिए, या फिर जो लोग न्यू आइडिया जनरेट कर रहे हैं टू डेवलप एनीथिंग, या कुछ चीज़ों को वो बिल्ड अप करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तब यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एडवांस एंड ट्रेडिशन के अंदर डिफरेंस। अभी पॉइंट आता है यहाँ पे, देखो पर्पस, आपको एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ कि ये दोनों में आप डिफरेंस क्या करोगे। अगर सपोज आ गया आपको पर्पस पता है, आपको मेरिट्स नहीं पता, या फिर आपको मेरिट्स पता है, आपको पर्पस नहीं पता, इसका अच्छा ही पता है, आपको पर्पस नहीं पता कि क्यों यूज़ करें, तो आप लोगों को मैं एक हिंट देती हूँ। मेरे टाइम में मैंने बोला ना, ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने, तो देखो यहाँ पे टिक ऐसे मार दी। आपको याद रखना है जब भी पर्पस लिखोगे तो टू से स्टार्ट करना है, TO2, ठीक है, एंड हिंदी बच्चे तो नॉर्मली लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग टू से स्टार्ट करोगे, टू। एंड एडवांटेज देखो क्या है, ये 6 to 7 पॉइंट्स लिखना है, कभी भी 7 पॉइंट से एक्स्ट्रा मत लिखना शॉर्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, तो थोड़ा कम लिखने से चलेगा, क्योंकि 7 पॉइंट मतलब बहुत इनफ है, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टिमुलेट्स एंड प्रोवाइड्स अ वेरी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, यहाँ पे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसके जगह पे ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड को कैंसिल करके यहाँ पे टू लिख देना, तो पर्पस बन जाएगा, टू स्टिमुलेट्स एंड प्रोवाइड ए वेरी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, ठीक है। सो आपको मैं ट्रिक दे रही हूँ, एक चीज़ पढ़ के जाओ, जैसे कि मैरिट्स पढ़ के जाओ, वहाँ पे टू यूज़ कर लो, टू यूज़ कर लो, ठीक है। मैरिट्स पढ़ के गए, वहाँ पे सामने ब्रेनस्टॉर्मिंग जो वर्ड है या इट लिखा गया है, इट छोड़ के ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड छोड़ के टू से आप स्टार्ट कर लो, बस हो गया। देखो अभी ये चीज़ एडवांटेज में भी हो जाएगा एंड पर्पस में भी हो जाएगा। अभी देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज हाईली मोटिवेटिंग, ये सबको मोटिवेट करता है, सो टू मोटिवेट स्टूडेंट, बस इतना ही लिखना, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, बस इतना लिखने से हो गया।
ब्रेनस्टॉर्मिंग इंक्रीजेस टास्क फोकस। आप ना बहुत अच्छे से काम करते हो या फिर बहुत ज़्यादा फोकसली काम करते हो, अगर आपको पर्टिकुलर एक सिचुएशन दिया जाता है, जैसे आप एग्जाम देने जाओगे, आपका फोकस तब ना 100% रहेगा, क्योंकि आप सब पढ़ने जा रहे हो। अभी आप जब हो घर पे तो आपका मन इधर उधर चला जाता है, कभी टीवी देखने में, कभी मोबाइल देखने में, तो फोकस सब क्या हो जाता है, डेविएट हो जाते हो। बट यहाँ पे आप डेविएट नहीं होंगे, ठीक है। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है तब आपका न्यू आइडिया जनरेट होता है पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर, तो आप फोकस्ड होते हो। तो टू इंक्रीज टास्क फोकस, टू लिख दोगे, हो जाएगा टू इंक्रीज टास्क फोकस। देन नेक्स्ट आया ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोमोट्स स्पॉन्टेनिटी एंड क्रिएटिविटी। देखो, आपको न्यू सिचुएशन हमेशा देंगे, एक दो दिन छोड़ छोड़ के न्यू सिचुएशन, तो बच्चों का डेवलपमेंट ऐसे होगा या नहीं होगा? हर दिन आपको न्यू सिचुएशन मिलेगा, न्यू आइडिया जनरेट करो, आपका माइंड डेवलप्ड होगा, क्रिएटिविटी लेवल डेवलप्ड होगा, ये सुन लो। समझ रहे हो कि नहीं? मैं बोल रही हूँ कि हर दिन आपको मैं न्यू सिचुएशन देती हूँ। एक छोटे बच्चे को कैसे डेवलप किया जाता है, जब प्ले स्कूल में बच्चा रहता है, ये आपको बहुत ज़्यादा ही सीखना चाहिए कि प्ले स्कूल में जब बच्चा रहता है तो उसको हम एवरी डे कोई गेम्स देते हैं, गेम्स के थ्रू उसको सिखा रहे हैं कि तुमको क्या पढ़ना है, तुमको क्या सीखना है, तुमको क्या लर्निंग करना है। ये जो पीरियड है ना, मतलब वो सीख रहा है, एवरी डे वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है। तो दिस प्रोसेस उस एक स्पॉन्टेनियस पॉइंट पे रहता है, एंड इसमें क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियस मीन्स हमेशा चलते रहना, उसके माइंड को डेवलप करते रहना, एंड उसके थ्रू क्रिएटिविटी लेवल उसका इंक्रीज होता है। ओके, देन देखो फोर्थ पॉइंट, तो यहाँ पे क्या करोगे, टू लिख के, टू प्रोमोट स्पॉन्टेनिटी एंड क्रिएटिविटी। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग इज एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव है। तो यहाँ पे एफिशिएंट का जब बात आता है, एफिशिएंसी मतलब आप में हमेशा न्यू आइडियाज जनरेट हो रहे या फिर न्यू कुछ जनरेट हो रहा है, तो आपका प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो हाई होगा या लो होगा? उत्पादन, आप जो उत्पादन कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, वो लेवल हाई होगा या लो होगा? बताओ। हाई हो। तो यहाँ पे मेंशन कर दोगे टू एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, मतलब आप बहुत ज्यादा एक काम को आप रिपीटेडली कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, फोकस्ड हो गए, आप बहुत ज्यादा लर्न करने लगे एंड प्रोडक्टिव हो गए। देन नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट्स इन द ओनरशिप ऑफ आइडियाज। देखो, खुद से आप आइडियाज यहाँ पे जनरेट करो, दैट मीन्स यू आर द ओनर ऑफ दिस आइडिया। आप उस आइडिया के ओनर है, मालिक है। क्यों? आपने उसको जनरेट किया, आपके थ्रू वो जनरेट हो रहा है, तो दिस वन इज फॉर यू, कि आप उसके ओनर रहेंगे, आपके लिए ही ये बना है, ठीक है, आप हो इसलिए वो बन पाया। सो दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट्स इन द ओनरशिप ऑफ आइडियाज। नंबर 7, ये लास्ट है, यहाँ पे अगर 8 करना चाहते हो तो यहाँ तक करोगे, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड एंड एड्स इन डेवलपिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए, आपका आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आप खुद निकालते हो। यहाँ पे आप अपने डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज को जेनरेट करते हो, सोल्यूशन निकालते हो डिफरेंट प्रॉब्लम्स का। सो टू प्रोवाइड्स, यहाँ पे टू से स्टार्ट करोगे, टू प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड एंड एड्स इन डेवलपिंग सोल्यूशन, उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे। एंड 8 नंबर, ब्रेनस्टॉर्मिंग इंक्रीजेस क्रिएटिविटी। तो टू इंक्रीज क्रिएटिविटी मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी आइडियाज जनरेट होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग पढ़े थे, क्लियर हो? या फिर ऐसे आप डायग्रामेटिक करके लिख सकते हो, सर्कल बना दो एंड पॉइंट आउट कर दो, ऐसे एरो मार्क को उसके अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर हो? ये सुन लो। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा। पर्पस में भी सेम लिखना है, एडवांटेजेस में भी सेम लिखना है, ओनली टू मेंशन कर देना, डबल रिपीट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डबल रिपीट कर दोगे। समझ आया? हो जाएगा ये। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले ये टिप्स है। टिप्स हम लोग कब देते हैं, मतलब जब नीड हो, क्वेश्चन अगर आस्क किया हो तो टिप्स लिखोगे, नहीं तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं ओनली हेडिंग वाइज थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो दैट इज सिंपल ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग इन ग्रुप, पेयर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, पाई मेथड, कार्ड मेथड, एटसेट्रा। तो ये 5 प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ब्रेनस्टॉर्मिंग बढ़ा सकते हो। पहला है सिंपल ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो सिंपल ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स बच्चों को डिस्कशन में बिठा दो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इन ग्रुप ये भी होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देना है, उसी टॉपिक के बेस पे आप वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहोगे, जस्ट लाइक टॉपिक
पेपर पेन दे देना है, आप उसको रिकॉर्ड आउट करोगे एंड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते रहोगे। देन आया पेयर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब यहाँ पे एक एक कपलिंग होगा, जैसे कि मैं और आप एक टीम में हैं और दो दो पर्सन करके यहाँ पे पेयर्ड रहेंगे, तो वो दो दो पर्सन क्या करेंगे, पॉइंट को पहले डिवाइड करेंगे। सपोज एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना है तो हम पॉइंट्स को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे दो चीजों में कि तुम इतना हाफ करना, मैं इतना हाफ करूंगा। तो इसमें क्या होगा, पर्सन को प्रेशराइज नहीं होना पड़ेगा। अगर आता है पाई मेथड, पाई मेथड में क्या होता है पता है, पाई चार्ट देखो सर्कल में होता है, अभी मैं ना इसको ऐसे डिवाइड कर दी, जस्ट लाइक पिज्जा पीसेस जैसा होता है ना, स्लाइसेस जैसा, बीच में ऐसा और एक छोटा सा सर्कल है। यहाँ पे हम टॉपिक मेंशन करेंगे, टॉपिक मेंशन होने के बाद दैट इज टॉपिक के अकॉर्डिंग, सपोज ये फर्स्ट चाइल्ड है या फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट, ये थर्ड स्टूडेंट, ये फोर्थ स्टूडेंट, ये फिफ्थ स्टूडेंट, ये सिक्स स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज टॉपिक के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे। ओके, सेकंड पर्सन क्या करेगा ना, सेकंड पर्सन उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो पहला पर्सन ने या पहला स्टूडेंट ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा था उसके बेस वो सेकंड में मेंशन करेगा, उसी के बेस। सपोज मैंने एक आइडिया जनरेट किया, उस आइडिया को आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, ठीक है, और एक न्यू आइडिया दिया। थर्ड में क्या हुआ, और एक न्यू आइडिया और एक पर्सन देगा। फोर्थ में और एक न्यू आइडिया और एक पर्सन देगा। फिफ्थ में और एक पर्सन, सिक्स में और एक पर्सन, ऐसे करके ये पूरा सर्कल ऑफ आइडियाज बनता है, सर्कल ऑफ आइडियाज, जहाँ पे मेनी आइडियाज मेंशन होता है पर्टिकुलर एक टॉपिक के लिए। सो दैट इज कॉल्ड पाई मेथड। 4 to 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है एंड टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को मेंशन करते हुए आप लोग आइडियाज देखते हैं। कार्ड मेथड, अभी कार्ड मेथड में क्या होता है, जस्ट लाइक ये कार्ड्स है, ठीक है, कार्ड्स में हमने छोटे छोटे ऐसे पीसेस कर दिए, पूरे क्लास में हमने ऐसे बच्चों को कुछ कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ये टॉपिक मेंशन कर दिया, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पहला बच्चा ने लिखा, उसी को और एक बच्चा कंटिन्यू करेगा, उसी को और एक बच्चा नेक्स्टली कंटिन्यू करेगा एंड पास करेगा। जस्ट लाइक मैं कुछ आइडिया लिखी, उसको मैं आपको दे दी, आपने कुछ आइडिया लिखा, फिर दूसरों को दे दी, ये कंटिन्यू होते रहेगा। यहाँ पे 6-7 बच्चे नहीं, 20-30-50 बच्चे भी एट ए टाइम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आइडियाज वन बाय वन अरेंज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं, अगर पूछा गया तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज सिमुलेटिंग टीचिंग। सिमुलेटिंग, नॉट स्टिमुलेटिंग, सिमुलेटिंग। सिमुलेटिंग का मतलब पहले समझ लो, सिमुलेटिंग मतलब होता है जस्ट लाइक रोल प्लेइंग, ठीक है, रोल प्लेइंग। अभी देखो दो टॉपिक का ना आंसर अभी एट ए टाइम पढ़ाऊंगी, आप लोगों को माइंड में रखना है किसके बाद क्या लिखना है। अगर दोनों आता है तो दोनों को आप सेम टाइप पे लिखोगे, अदरवाइज एक ही आएगा एट ए टाइम, कभी भी दो नहीं आता, एक ही आता है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट मीनिंग ऑफ सिमुलेटिंग टीचिंग, सिमुलेटिंग मतलब होता है रोल प्लेइंग, सिमुलेटिंग मीन्स होता है दैट इज अ रोल प्लेइंग, ओके, सिमुलेटिंग मीन्स रोल प्लेइंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय रोल प्लेइंग, बताओ रोल प्लेइंग होता क्या है, क्या समझते हो रोल प्लेइंग से। रोल प्लेइंग ड्रामा टाइप, किसी का रोल करना या ड्रामा टाइप, ओके। सो सपोज हम रोल प्लेइंग मेथड्स के थ्रू कोई एक स्टोरी को पढ़ सकते हैं, यस, बोलिए, कोई स्टोरी को पढ़ सकते हैं क्या रोल प्ले करके, यस और नो, ओके। सो यहाँ पे सिमुलेटिंग टीचिंग एंड रोल प्लेइंग एट ए टाइम पढ़ा रही हूँ, ठीक है, दोनों को समझ लो, दोनों का पॉइंट सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंस कुछ नहीं है। सब लोग सोचते हैं अलग है, यहाँ पे पॉइंट्स अलग नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे अलग होगा। सिमुलेटिंग टीचिंग पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स देते हैं, ठीक है, एंड रोल प्लेइंग कोई भी दे सकता है, टीचर भी दे सकता है, पेरेंट्स भी दे सकता है, ये होता है बेसिक डिफरेंस। सिमुलेटिंग टीचिंग में अच्छा, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे जब नर्चर किया, पालन पोषण किया, तो मुझे इस सोसाइटी में कैसा रहना है, कैसा जीना है, कहाँ क्या करना है, सब कुछ सिखाया, तो दैट इज कॉल्ड सिमुलेटिंग टीचिंग, समझ आया। परवरिश जो आप लोग बोलते हो ना, परवरिश करना या सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए आपको कुछ सिखाना, तो दैट इज कॉल्ड सिमुलेटिंग टीचिंग, हम उसी को सिमुलेटिंग टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी बच्चे को या कोई भी नवजात को, नवजात में जो अर्ली बेबीज हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्फेंसी पीरियड में है, तो उनको आप कुछ सिखाना चाहते हो या फिर उनको आप बताना चाहते हो कि इस सोसाइटी में आपको ऐसे एडजस्ट करना है, तो उस पॉइंट के लिए ये चाहिए, ये टीचिंग मेथड अप्लाई किया जाता है। अभी बोलो, हम इंसान तो ह्यूमन बींग्स तो ये करते हैं, सो एनिमल्स करते हैं कि नहीं,
एनिमल्स अपने बच्चों को खाना खिलाना सिखाते हैं कैसे? हाँ, तो ये सबके लिए है, ठीक है? देखो, द सिमुलेशन प्रोसेस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। ये इतना पुराना है, ठीक है? मतलब जब ह्यूमन बीइंग थे, जितने टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स मतलब क्या बोल सकते हैं, इवॉल्व हुए हैं, आए हैं, हम उतने मतलब बोल सकते हैं 5000 मिलियन ईयर्स एगो। सो ये इतने पुराने टाइम से सिमुलेटिंग टीचिंग है हमारे सोसाइटी में, हमारे अर्थ पे है, एग्जिस्ट कर रहा है। Not only human beings, but even animals use the technique of simulation to train their young ones to teach them to adjust in their physical environment. उनके वास्तविक वास्तविक परिस्थिति में या वास्तविक एनवायरनमेंट में, फिजिकल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे उनको लिविंग करना है, जहाँ पे जिंदा रहना है, वो कैसे रहेंगे, क्या करना है, कैसे चलना है सबके साथ मिलजुल के, ये सब सिखाया जाता है सिमुलेटिंग टीचिंग में। तो इसको हम और क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू टैंसी, टैंसी ने क्या बोला सुनो। टैंसी एक एजुकेशनिस्ट है फिर। सो अकॉर्डिंग टू टैंसी, सिमुलेशन इज एन इंक्लूसिव टर्म। इंक्लूसिव मीन्स जिसको हम मतलब न चाह के भी हमारे साथ ही चलेगा, इंक्लूड है। हम उसको यूज नहीं करते कभी भी सिमुलेटिंग टीचिंग। कभी देखे हो बच्चों को बोला जाए कि हम तुम्हें सिमुलेटिंग टीचिंग दे रहे हैं, नहीं। हम उसको परवरिश करते हैं, उसका केयर करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो उसी के थ्रू उसको सिखा रहे हैं कि हाँ, वो जब बड़ा होगा, उसका जब फैमिली बनेगा या फिर वो जब सोसाइटी में जाएगा, सेम थिंग वो भी रिपीट करेगा। तो ये होता है सिमुलेटिंग टीचिंग, ठीक है? तो टैंसी ने बोला ये इंक्लूसिव टर्म है जो कि हमारे साथ ही चलता है, विच कंटेन्स दिस एक्टिविटीज। ये कंटेन करता है कुछ एक्टिविटीज जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में या फिर आर्टिफिशियल एक्सपीरियंसेस देता है पार्टिसिपेंट्स को या फिर बच्चों को, ठीक है? मैं घर पे ही आपको सिखाती हूँ कि आपको कैसा बड़ा होना है, आपको क्या खाना चाहिए, आपके हेल्थ के लिए क्या चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, पहनना चाहिए, सब कुछ सिखाए। आप जब बाहर जाओगे एनवायरनमेंट में, जब जाओगे फिजिकल एनवायरनमेंट में, तो आपको वही आर्टिफिशियल एक्सपीरियंसेस जो पहले आपको मिल चुके हैं बचपन से, उसको आप यूज करोगे, उसी के थ्रू आप ग्रो करोगे या फिर लोग के साथ बातचीत करोगे। तो ये हो गया आपका एक डेफिनेशन। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट है डायरेक्टली, दिस टाइप ऑफ टीचिंग। देखो, दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज वर्ड, क्या लिखा गया है, रोल प्लेइंग। और इसको क्या बोलते हैं पता है, पायलट ट्रेनिंग। पायलट कौन होता है? अच्छा बोलो तो, पायलट क्या है, कौन है पायलट? सिंपली उनको ड्राइवर बोला जाता है। हाँ, एरोप्लेन जो चलाते हैं या हेलीकॉप्टर जो चलाते हैं, नॉर्मली पायलट मीन्स कोई एक चीज़ को लीड आउट करना, ठीक है? ज़िंदगी में आप भी हम सब पायलट्स हैं, ठीक है? क्योंकि हम अपने लाइफ को लीड आउट कर रहे हैं अभी। हम बड़े हो चुके हैं, अपनी लाइफ को लीड आउट कर रहे हैं। हम अभी गोइंग टू बी स्टेज में हैं कि हम और भी लोगों को लीड आउट करें, उनको भी हम रास्ता दिखाएँ। सो हमें पायलट ट्रेनिंग बचपन से मिल रहा है कि हमें कैसा आगे बढ़ना है, कैसा चलना है, तो उसके लिए रोल प्लेइंग सिखाया गया। तुमको एक रोल हम मेंशन करें कि तुम बड़े होके इस रोल को प्ले करोगे, ठीक है? तो इसको रोल प्लेइंग मेथड भी बोलते हैं या पायलट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, लैबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज लैबोरेटरी में भी यही चीज सिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटर यही चीज को सिखाता है। देन सिमुलेटेड सोशल ट्रेनिंग भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। बस इतना हो गया। तो आपको रोल प्लेइंग जो पॉइंट है ना, और उसको चेंज मत करना, डायरेक्टली यहाँ से थोड़ा सा आप ले जाओगे, क्योंकि रोल प्लेइंग पूरा सेम है। जो पॉइंट हमने अभी पढ़ा कि रोल प्लेइंग, मदर अपने बेबी को नर्चर करते हुए उसको सिखाती है क्या क्या करना है, तो ये भी एक रोल प्लेइंग मेथड है। तो यहाँ पे रोल प्लेइंग के पॉइंट पे भी सेम करोगे। तो रोल प्लेइंग मतलब क्या होता है पता है, कि प्रिटेंड टू बी दैट पर्सन, प्रिटेंड टू बी दैट पर्सन। मैं आप जैसा रोल प्ले कर रही हूँ, मतलब मुझे आप जैसा बनना है, तो मैं आपको फॉलो करके आपसे कुछ लर्न की एंड आपके जैसे एक्टिंग कर रही हूँ। तो ये होता है प्रिटेंड टू बी दैट पर्सन, उस पर्सन जैसा बनना। तो यहाँ पे सेम पॉइंट्स लिखोगे, सिमुलेटिंग टीचिंग का ही जो पॉइंट से इंट्रोडक्शन मैंने दिया उतना लिख दिया। अभी देखो हमने क्या नहीं पढ़ा यहाँ पे, लिमिटेशन मतलब डीमेरिट्स नहीं पढ़ा, मेरिट्स नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? बिकॉज रोल प्लेइंग का जो नीड है मेरिट्स है, उसी से हम लिख लेंगे, सेम है, ठीक है? रोल प्लेइंग वर्ड भी यूज कर सकते हो या फिर सिमुलेटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो, बस इतना ही है। रोल प्लेइंग क्या क्या करेगा, अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो जो पॉइंट्स मेरिट्स में पढ़े थे ना, वही सब है। रोल प्लेइंग इंक्रीज करता है इंसान का पर्सनालिटी, पर्सन का पर्सनालिटी को इंक्रीज करता है। सम पीपल हेजिटेट इन द परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक वर्क, सो देयर साइनेस एंड द हेजिटेशन कैन बी रिड्यूस बाय द रोल प्लेइंग। सपोज कोई पर्सन रहता है ना, कुछ कुछ पर्सन बहुत साय रहता है,
जैसे कि अभी कुरुक्षेत्र गए थे बच्चे, सेकंड ईयर के बच्चे प्रैक्टिकल देने। सो एक टीचर ने बोला, मतलब एक ही आपके सीनियर ने, कि मैम, बच्चे बहुत हैप्पी हुए हमारे टीचिंग से। कुछ लोगों ने बोला कि बच्चों ने हमें टीजिंग किया, हमें मजाक उड़ाया, हमें वे ऑफ टॉकिंग नहीं आता, इस वजह से हमें बोला गया। सो वहाँ पे टीचर भी रहेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि क्या कर रहे हो आप, कौन सा चीज़ गलत है, एंड आप अगर अच्छा करो उसमें भी बच्चे एंड टीचर प्रेज करेंगे। देखो, अभी बच्चे हैं, उनको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। हाँ, आपको पता होना चाहिए हाउ टू बिहेव लाइक ए गुड टीचर, आइडियल टीचर। आप नॉर्मली उनको कन्वर्सेशन में स्टार्ट करते हो, तो उनका, आपका जो टीचर वाला रोल प्ले है, उनके लिए गुड होना चाहिए। अगर गुड हुआ, एक्सीलेंट हुआ, देन वो आपके साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करेंगे। उससे क्या पॉइंट आएगा कि आपसे उन्होंने कुछ लर्न किया। दैट मीन्स आपका जो साइनेस है, हेजिटेशन है, उसको निकालना चाहिए, तब जाके आप रोल प्लेइंग में फिट होंगे। ये पॉइंट हुआ। देन ये पर्सन कॉन्फिडेंस कैन बी बूस्टेड, मतलब आपका परफॉर्मेंस लेवल जितना अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी उतना अच्छा होगा। व्हेन ए पर्सन इनैक्ट अनदर पर्सन्स रोल, मैं एक ह्यूमन हूँ, बट मैं टीचर जैसा रोल प्ले कर रही हूँ, सो हिज इमेजिनेशन पावर्स आर डेवलप, मेरा इमेजिनेशन पावर डेवलप होगा, मेरा क्रिएटिविटी लेवल डेवलप होगा, मैं थॉटफुल होंगी, बिकॉज मुझे आपको नॉलेज देना है, तो मुझे भी थॉट आइडियाज चाहिए बहुत सारे। तो रोल प्लेइंग मेक्स ए मैन थॉटफुल एंड क्रिएटिव। स्टूडेंट्स गेन फ्लुएंसी इन देयर सब्जेक्ट मैटर। जितना आप अच्छे से पढ़ाओगे, नीट एंड क्लीन पढ़ाओगे, बच्चों को उतना क्लियर कट आइडियाज मिलेगा। एंड चेंज द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का बिहेवियर जो इगोइस्टिक बिहेवियर होगा, कुछ साई बिहेवियर होगा, कुछ इंट्रोवर्ट बिहेवियर होगा, वो चेंज होगा। यस प्लीज बोल। यस। हाँ, ये कुरुक्षेत्र सेकंड ईयर प्रैक्टिकल में जब जाओगे आप लोग, तब पढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों को स्कूल दिया जाएगा, आपको 2 दिन जाके पढ़ाना है वहाँ पे। आपको वहाँ पे 6 to 10 के अंदर कोई भी क्लास देंगे। टॉपिक आपके अकॉर्डिंग है, आप जो पढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी नहीं है, अभी का टेंशन ले लेते हैं, उस टाइम मैं बताऊंगी क्या करना है। ठीक है, अभी छोड़ दो उस पॉइंट को, अभी इसको खत्म करते हैं। देखो, मेरिट्स वैसे ही है, मेरिट्स में 6 से 7 पॉइंट लिखोगे, डिमेरिट्स में वैसे ही 6 से 7 पॉइंट लिखोगे। सो मेरिट्स में तो पता चल गया कि बच्चे सेल्फ एफिशिएंसी होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा, डिसिप्लिन में रहेंगे, एक अनुशासन में रहे, बच्चों का कॉम्पिटेंस लेवल इंक्रीज होगा, बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, बच्चों का रिटेंशन पावर बढ़ेगा। ओके, वन सेकंड। मैरिट तो बच्चों का, मैंने बोला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एफिशिएंसी होंगे, आप खुद में ही परिपूरक बन जाओगे कि आप खुद को ही सेल्फ एफिशिएंट कर सकते हो, खुद से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आप सब कुछ कर सकते हो। स्टूडेंट्स का जो रिटेंशन पावर है, इंटरेस्ट है, वो बढ़ेगा, कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ेगा, बच्चे डिफरेंट सिचुएशन में, ग्रुप ऑफ सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहेंगे एवरी टाइम, एंड उनका कम्युनिकेशन लेवल भी इंक्रीज होगा। तो 4-5 पॉइंट्स अपने माइंड से सोचो कि रोल प्ले अगर आप कर रहे हो, आप में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको अगर याद भी नहीं रहा ना, आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अभी डीमेरिट्स में आते हैं। सोचो, रोल प्लेइंग मेथड है। अच्छा, आप लोग जब टीचर बनने जा रहे हो, तो टीचर बनने का जो पूरा एक जर्नी है, ये क्या मतलब 1-2 दिन में हो गया या 1 साल में हो गया, या बहुत ज्यादा टाइम लगा? बताओ। बहुत ज्यादा टाइम लगा, बिकॉज आप बचपन से रेडी हो रहे हो, बचपन से आप बन रहे हो, खुद को बना रहे हो कि दैट इज आप ओनली अगर +2 पढ़ लो या फिर 10th पढ़ लो, आप टीचर नहीं बन सकते। आप पूरा नॉलेजियस बनोगे, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज को गेन करोगे, फैक्चुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज सबको गेन करने के बाद आप अभी टीचर लाइफ में आने वाले हो। सो ये पॉइंट है, देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, इट इज अनप्रेडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स। रिजल्ट इसका अनप्रेडिक्टेबल है। आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को लगता होगा कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को, हम भी जब स्कूल्स में रहते थे, तो कुछ टीचर्स हमारे बहुत फेवरेट होते थे, एंड कुछ टीचर्स हमें, वो अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी हमें पसंद नहीं आता था, बिकॉज उनका वे ऑफ टॉकिंग या फिर उनका जो प्रोनाउंसिएशन लेवल है या फिर उनका एक्सप्लेनेशन लेवल है, वो अच्छा नहीं रहता था, तो इसलिए समझ नहीं आता था। तो वैसे ही हमारे अंदर भी वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स रहते हैं। कैसे आपको बढ़ाना है या कैसे क्या करना है, वो चीज़ अभी तक अननोन है, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ आप ही के पास है कि आप रिपीटेशन से, प्रैक्टिस से ही बना सकते हो, आप अपने आप को चेंज करके। सो अनप्रेडिक्टेबल है, सो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, कल आप अच्छे टीचर बनोगे या अच्छा नहीं बनोगे, बुरा टीचर बनोगे, या फिर आप कैसे पढ़ाओगे, ये अनप्रेडिक्टेबल है, रिजल्ट इसका अनप्रेडिक्टेबल है। दैन देखो, इट कैन लैक
फोकस अंडर वेल प्लान। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, मतलब फोकस भी अगर प्लानिंग अच्छा सा ना हो तो आप अंडर प्लानिंग में हो, देन आपका फोकस अच्छा नहीं होगा, आप उसमें लैकिंग रहोगे। इट इज लेस इफेक्टिव इन लार्ज ग्रुप्स। देखो, अगर आप ग्रुप में किसी को सिखा रहे हो, प्रैक्टिस करा रहे हो कुछ चीज़ों को, कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आ सकता है कि छोटे बच्चे उनको ग्रुप में सिखा रहे, जस्ट लाइक डांसिंग, तो डांस भी एक रोल प्लेइंग जैसा है। कुछ बच्चे बहुत एफिशिएंटली करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही बुरा करते हैं। तो ये होता है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में भी अच्छे से सिखा नहीं सकते। इट मे बी वर्क इन प्रीवियसली सप्रेस्ड इमोशन। कभी कभी क्या होता है ना, रोल प्ले करते करते जो कुछ याद आ जाता है चीज़ों को, पुराना चीज़ जो इमोशन दबा हुआ है, वो भी एक्सप्रेस हो जाता है। टीचर डजंट डोमिनेट द क्लास एनीमोर। अगर आपको रोल प्लेइंग के लिए छोड़ दिया जाए बच्चों को, दैन टीचर यहाँ पे आप और डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। टीचर यहाँ पे आप लोगों को सप्रेस नहीं कर पाएंगे, दबा के नहीं रख पाएंगे। उनको एक्सप्रेस, बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट होता है, इतना पॉइंट करो, एनफ है। देन नेक्स्ट चलते हैं, गेमिंग। गेमिंग इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, फिर भी कर लेते हैं। इतना समझ आया होगा। तीन तीन तो हम टॉपिक कर चुके हैं। ओके, चलो। अच्छा, बोलिए बोलिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, बोलो। क्या बोला? हाँ, सारे शॉर्ट में ही आएंगे। अगर लॉन्ग में आया मतलब दो तीन टॉपिक मिक्स हो जाएगा, ठीक है। दो तीन टॉपिक मिक्स हो जाएगा, अदरवाइज ये शॉर्ट में ही आने वाला है। इसलिए मैंने बोला ना कि डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे मेंशन है वो सब पढ़े। अगर लॉन्ग में पढ़ लेते हो तो क्या होगा, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा। इतना ज्यादा लेंदी नहीं करना है, हमें ऑप्शंस मिलेंगे और में, तो हम इसको इतना लेंदी नहीं पढ़ेंगे। जो शॉर्ट है मतलब शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। गेमिंग। गेमिंग क्या होता है? गेमिंग भी एक टीचिंग लर्निंग का स्ट्रैटेजी है, एक प्रोसेस है, तरीका है बच्चों को सिखाने का। जैसे गेम मेथड के थ्रू और प्ले वे मेथड के थ्रू बच्चों को हम लर्निंग बाय डूइंग सिखा रहे हैं कि आप इसको खेलते हुए सीख जाओ, ऐसा टाइप। सो गेमिंग इज एन स्ट्रक्चरल सॉरी स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चरल। आप स्ट्रक्चरल बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो इंस्ट्रक्शनल। आदेश दिया जाता है, आपको निर्देश मिलता है किसी से कि आपको गेमिंग के थ्रू सीखना है, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चरल वर्ड यूज किया, इंस्ट्रक्शनल तो हमेशा याद नहीं रहेगा, तो स्ट्रक्चरल यूज किया। स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको एक डेफिनाइट वे में खुद को बनाना है, ठीक है, बट खेलते हुए आराम से, कूलली, कामली खुद को तैयार करना है। तो आप खेलते खेलते सीखते जाओ, तो ये प्रोसेस है स्ट्रक्चरल का, खुद को ही स्ट्रक्चर दे रहे हो। This is a specifically designed strategy in teaching learning situation where games are well organized and they are used for achieving educative ऑब्जेक्टिव्स। तो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर एजुकेशन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको पूर्ति करने के लिए पहले से ही गेम्स मेथड को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके रखा जाता है कि वो उसको खेलते हुए बच्चे सब कुछ सीख जाए। इतना किए, इतना मार्क है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अभी क्या करोगे, और कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली हम फीचर्स में जाएंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिजिटल गेम्स? डिजिटल गेम्स क्या होता है? डिजिटल गेम्स मीन्स वी नीड कंप्यूटर, वी नीड लैपटॉप, और वी नीड दैट इज अ पैड, जो भी हमारा रहता है, टच पैड वाले या नोट पैड चाहिए, वो सारे जिसमें आप लोग खेल सकते हो, या गेमिंग मोबाइल्स और गेमिंग कंप्यूटर्स ऐसे चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है, देखो, पूरा पॉइंट्स नहीं लिखना है, ओनली हेडिंग्स पॉइंट को याद रखो, ओनली हेडिंग्स को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो है वो 4 से 5 लाइन आपकी कॉपी में हो जाएगा, और ये पॉइंट्स को आप सिंगल सिंगल लाइन में लिखोगे तो ये एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे पेज में आपको क्या मेंशन करना है वो भी बता देती हूँ। दूसरे पेज में आप देखो, दैट इज अ रोल ऑफ ए टीचर इन गेम्स। गेम्स में टीचर का रोल क्या है, 4 5 पॉइंट याद रखोगे। एंड एडवांटेज ऑफ गेम्स एंड डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ गेम्स। तो इसी में 2 पेज आराम से हो जाएगा, 2 ढाई पेज आराम से हो जाएगा। तो उस पॉइंट में करने से आपको कम भी लगेगा एंड प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ओके, गेम्स आर बिल्ट ऑन साउंड लर्निंग प्रिंसिपल। साउंड, अच्छा, मैं अगर बोलूँ कि साउंड स्लिप, साउंड स्लिप मतलब क्या होता है, सुने हो? साउंड लर्निंग नहीं सुने हो, बट साउंड स्लिप तो सुने हो। क्या है मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय साउंड स्लिप? डीप स्लीप और अच्छी नींद आना, ठीक है, डीप स्लीप और अच्छी नींद आना, ओके। मतलब कामली सो रहे हो, साउंड साउंड मतलब साउंडफुली सो रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी लर्निंग प्रोसेस में कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओके, ओके पुष्पिता मैम, आई एम रिपीटिंग। सो मैंने यहाँ पे बोला साउंड स्लीप। व्हाट डू यू मीन बाय साउंड स्लीप? साउंड स्लीप में मैम ने बोला दैट इज अ डीप स्लीप। डीप स्लीप दैट मीन्स साउंड फुली स्लीप करना, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। नो बॉडी, nobody interact in your sleep, or nobody interact in your personal matter or the personal room to disturb you etc। तो यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी आपके रूम नहीं जाएगा, या कुछ नहीं। मैंने साउंड स्लीप का बात बोला। अभी वही चीज़ है साउंड लर्निंग। साउंड लर्निंग में आपको डिस्टर्बेंस कोई नहीं करेगा, कोई, नो बॉडी हैज द एबिलिटी टू डिस्टर्ब यू।
नोबडी हैज द एबिलिटी टू डिस्टर्ब यू। आपके पास मतलब इतना स्पेस रहेगा, आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, नोबडी। ओके, तो अभी है गेम्स आर बिल्ट ऑन साउंड लर्निंग प्रिंसिपल। जो भी गेम्स बिल्ड किया जाता है बच्चों के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, वो साउंडफुली प्रिपेयर किया जाता है, जिससे बच्चों का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग का जो उद्देश्य है वो पूर्ति हो जाए या फिर पूरा हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड गेम्स आर बिल्ट ऑन साउंड लर्निंग प्रिंसिपल, जिससे बच्चों को एनवायरनमेंट में जीने का या फिर एनवायरनमेंट में कैसे रहना है वो भी सीख मिले। देन गेम्स प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। पर्सनलाइज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, पर्सनलाइज्ड मींस सपोज देखो, कंप्यूटर्स में आप लोग जब गेम्स खेलते हो तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग खेलते हो या फिर आपके घर वाले जो बोले वो खेलते हो, या वो मोबाइल्स में हो कहीं पे भी। जब आप लोग गेम्स खेलते हैं या बच्चे गेम्स खेलते हैं देखो ना, वो उनके चॉइस में खेलते हैं या आपके सारे लोग आप लोग प्रेशराइज करते हो उसको, बोलो कौन से में खेलते हैं? बच्चे खुद से खेलते हैं या प्रेशराइज्ड होते हैं खेलने के लिए भी? तो आप लोग साइलेंट हो जाते हो। सो गेम्स प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे हम बच्चों को बाउंड नहीं कर रहे हैं, बच्चों को हम फ्रीडम दे रहे हैं कि वो फ्री है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। उनका लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हो, सपोज मेरा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे अगर मिल जाए तो मैं कुछ और एक बड़ा कुछ करूँ, और एक बच्चा का नीड होगा नहीं मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन तक करना है, तो ये होता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कि उसको जो चाहिए जितना चाहिए उतना मिलता है। तो ये गेम्स प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज, मतलब पर्सन वाइज, व्यक्ति विशेष, लोगों के अनुसार उतना ही लर्निंग अपॉर्चुनिटीज वो देता है। देन थर्ड पॉइंट, गेम्स प्रोवाइड मोर एंगेजमेंट फॉर द लर्नर। एंगेजमेंट फॉर द लर्नर, लर्नर्स के लिए वो मोर एंगेजमेंट देता है, मतलब लर्नर्स को एंगेज करता है, जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं उनको एंगेज करता है। गेम्स टेक, अभी के टाइम पे हम जैसे बोलते हैं सॉफ्ट टेक और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो गेम्स टेक 21st सेंचुरी स्किल। अभी का ये न्यूएस्ट स्किल्स हैं जहाँ पे मोबाइल्स में या कंप्यूटर्स में गेमिंग को प्लानिंग किया जाता है एंड उसके थ्रू बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। देन गेम्स प्रोवाइड environment for authentic and relevant assessment। अभी गेम्स के थ्रू कोई कोई पर्सन खुद को एसेस भी कर सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसका स्कोर फटाफट आ जाता है। जस्ट लाइक आप एक टेस्ट दे रहे हो, तो एक मोबाइल में जब टेस्ट देते हो वो ना एक गेम के थ्रू लगता है कि मुझे आज कितना मार्क्स मिलेगा, फटाफट पता चल जाएगा, क्विकली एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसमें आप क्या करते हो, ऑथेंटिक मतलब बहुत ही सही सही रिजल्ट्स, रेलिवेंट असेसमेंट। रोल ऑफ टीचर इन गेम्स जब आता है तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इज टू प्लान एंड प्रिपेयर द एनवायरमेंट फॉर लर्निंग। अगर बच्चा को गेम के लिए तैयार करो, गेम खेल रहा है तो गेम से कुछ सीखे, उसके लिए भी एनवायरमेंट बनाना है, तो एनवायरमेंट के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? टीचर करेंगे। कि गेम्स के थ्रू जस्ट लाइक सोसाइटी में कुछ फेस्टिवल रख दिया, कुछ गेम्स करा दिया, कुछ गेम्स के थ्रू सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से भी बच्चा कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है। तो ये चीज़ कौन बनाएगा? ये चीज़ टीचर बनाएंगे। फर्स्ट थिंग, ये चीज़ टीचर बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है दैट आफ्टर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन हो गया, प्लानिंग हो गया, तो टीचर रोल शिफ्ट्स टू दैट ऑफ ए फैसिलिटेटर। अभी टीचर का रोल शिफ्टिंग हो गया, आपका रोल अभी क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी गिवर। आप फैसिलिटेटर बन गए, आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, यू आर द फैसिलिटेटर हु प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स। आप बच्चों को फैसिलिटीज दोगे। पहले आप टीचर थे तो प्लानिंग किया आपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि बच्चों को कौन सा गेम दे एंड बच्चे कैसे फिट होंगे उस गेम में एंड कैसे खेल के कुछ सीखेंगे। सेकेंडली आपका रोल अभी बना फैसिलिटेटर का। देन थर्ड, द टीचर शुड ऑब्जर्व ईच चाइल्ड वेरी केयरफुली। आप बच्चों में वो स्किल डेवलप हो रहा है कि नहीं, बच्चे उससे कुछ सीख रहे कि नहीं, आप उसको केयरफुली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। फोर्थ, इट इज़ हेल्पफुल टू कीप एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है? जैसे आप लोग क्या बोलते हो, रिकॉर्ड्स बना के रखते हो, या फिर आज का क्लास का रिकॉर्ड ये है, कल का क्लास का रिकॉर्ड ये है, आज इतने बच्चे अटेंड किए, कल इतने बच्चे अटेंड किए, इतने बच्चों का डेवलपमेंट हुआ, पूरा उसका जो पूरा एक रिकॉर्ड की एक साल में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। वो डेवलप होगा। देन सोशल स्किल लाइक, और क्या क्या डेवलप होगा बच्चों में, एक साथ खेल रहे हैं तो कोऑपरेटिव लर्निंग, गेटिंग अलोंग विद द अदर्स, कैसे एक साथ करना है, खेलना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर। चिल्ड्रन नीड सपोर्ट सिस्टम। तो नीड, बच्चों का नीड रहता है कि वो जब भी कुछ करे या सीखे तो उसमें उनका गाइडेंस हो किसी का। तो गाइड कौन करता है? तो टीचर करते हैं। टीचर सेफली उनको सिक्योरिटी के साथ सब कुछ करता है। टीचर यहाँ पे असिस्टेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं, टीचर यहाँ पे पेरेंट्स जैसा उनको गाइडर का भी रोल प्ले कर रहे हैं, फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड टीचर नॉर्मल टीचर के जैसे भी रोल प्ले कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये 6 पॉइंट करोगे, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, 6 पॉइंट इनफ है। एडवांटेज देखो गेमिंग का, स्टूडेंट कैन वर्क ऑन मल्टीपल स्किल्स, बहुत सारी चीज़ों में वो काम कर सकते हैं एट अ टाइम। गेम्स कैन इंटेलेक्चुअल वेयर यू यूज अ क्लेवर स्ट्रैटेजी, गेम्स ऐसा होता है ना जहाँ पे आप बहुत सारे, जैसे कि सुडोको खेलते हो, सुडोको खेलना, या फिर जस्ट लाइक वर्ड्स बनाना, नंबर्स को अरेंज करना, ये जो पॉइंट्स होता है इसमें बच्चे बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो मल्टीपल स्किल्स के ऊपर वो काम कर सकते हैं, क्लेवरली वहाँ पे स्ट्रैटेजी लगा के अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। गेम्स आर प्लेन फन। सो ये हम लोग अगर बोले कि ये एक पूरा तरह का सीधा सीधा एक फन है, फन प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चों को फन भी मिलता है, प्लस उनके अंदर एक्टिविटीज करने के लिए या फिर कुछ जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाता है। गेम्स कैन बी एजुकेशनल, यहाँ पे रोल प्ले करने के लिए, बच्चों का रोल प्ले करने के लिए और भी बहुत कुछ सीखने के लिए, पायलट ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशनल पॉइंट पे बहुत कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। मेनी गेम्स कैन बी वेरी सोशेबल, ऐसे कुछ गेम्स बोलो जहाँ पे हम सोसाइटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट लाइक सोशल गेम्स, जैसे कबड्डी खेलना, या फिर जैसे सबको हेल्प करना, या फिर जैसे हो गया कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए कोई आइडियाज़ को जनरेट करना। तो ये सारा जब प्रोसेस होता है तो ये सोशिएबल प्रोसेस है, मतलब सोसाइटी में रह के आप लोग कर सकते हो, तो सोसाइटी में इंटरेक्ट होता है। इतना प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। गेम्स क्लियर मेनी मिसकंसेप्शन, बहुत सारा गलत फहमी, जो गलत फहमी रहता है उसको क्लियर करता है। तो ये जो मैंने 7-8 पॉइंट बोले उतना एनफ है, 6-7 पॉइंट बहुत एनफ होता है। एंड रहा बाकी डीमेरिट्स का, तो डीमेरिट्स में जैसे कि गेम क्रिएट सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस फॉर द लर्नर। ये तो पॉजिटिव में ही चला गया कि गेम क्या क्रिएट करता है, बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करते हैं लर्नर्स के लिए। बच्चे कल्चर ऑफ प्ले को एक गेम जैसा देखते हैं, तो क्या होता है ना, उसमें प्रॉब्लम आता है। कला संस्कृति ये तो एक गेम नहीं हो सकता ना, उसको कैसे सिखाए बच्चों को गेम के थ्रू, वो लोग उसको और नेगेटिव लेवल में भी ले जाते हैं कभी कभी। अनदर डिसएडवांटेज होता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए गेम्स मेथड को यूज नहीं कर सकते। मैथ्स के लिए थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए यूज कर सकते हैं, बट बाकी लैंग्वेज को कैसे करें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, ये सब मैथड को नहीं कर सकते, मतलब गेम मैथड के थ्रू ये सब नहीं कर सकते। गेम्स डोंट फिट वेल ऑन टाइम टेबल, गेम्स फिट ही नहीं होता आपके टाइम टेबल में। गेम्स में एनकरेज वायलेंस, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बोल रही हूँ। मेंटली टॉर्चर होते हैं कुछ कुछ बच्चे, जस्ट लाइक सीड्यूस हो जाते हैं, सिडक्शन लेवल बढ़ जाता है उनका, वो नेगेटिव वे में चलते हैं या नेगेटिव पॉइंट पे वो डेवलप हो जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो ये सारे पॉइंट आएगा इसमें। अभी देखो यहाँ पे हो गया गेमिंग का। गेमिंग के बाद आता है रिमेडियल टीचिंग, ठीक है। रिमेडियल मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडी, बताओ। अच्छा, अच्छा उपचार करना किसी चीज का, या फिर हम बोल सकते हैं संस्कार, जिसे बोलते हैं संस्कारात्मक शिक्षा भी बोल सकती हूँ, या फिर बोल सकती हूँ घरेलू उपचार जैसा। तो हम घर पे जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, केयर करते हैं, एक बच्चा अगर गिर गया या फिर एक बच्चा अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बच्चों को स्कूल में भी सिखाया जाएगा। क्या है कि सपोज स्कूल में डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं। अभी कुछ बच्चे बहुत ही गिफ्टेड बच्चे हैं, मतलब दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन आईक्यू लेवल, उनका आईक्यू लेवल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हु कैन सॉल्व एवरीथिंग, वो बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वे में बच्चों को अगर एक साथ पढ़ाया जाए, मतलब सब टाइप के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, तो बच्चे तो सीख नहीं पाएंगे, कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे, कुछ बच्चे आगे चले जाएंगे, शिक्षा में भी, एजुकेशन में भी, सब्जेक्ट्स मैटर में भी। तो इस वजह से रेमेडियल टीचिंग एक इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग स्ट्रैटेजी है, इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग स्ट्रैटेजी है, जिसके थ्रू हम बच्चों को जिस पॉइंट पे वो नेग्लेक्ट हुआ है, या जिस पॉइंट को वो समझ नहीं पा रहा है, या जिस पॉइंट में वो गलत है, उसी पॉइंट को लेके हम उसको घर जैसा, घर पे जैसे रिपीटेडली फादर मदर रहते समझाते हैं, पॉइंट को संभालते हैं, वैसे टीचर भी यहाँ पे रिपीटेडली समझाएंगे, इम्प्रोवाइज करेंगी, पॉइंट्स को इम्प्रूवमेंट लाएंगी उनमें। मूवी इसके ऊपर है आपके तारे जमीन पर, डस्टर, चॉक एंड डस्टर, ये ऐसे मूवीज में ये मेंशन्ड है क्लियरली कि टीचर, एक टीचर ऑलवेज बहुत ही काम होना चाहिए, ऑलवेज वो पॉइंट्स को समझे कि एक बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, मतलब देखो आज के पॉइंट्स में देखा जाए तो बड़े बच्चे लोगों के अंदर ये लव अफेयर बहुत कुछ आ जाता है, बट छोटे बच्चों के अंदर तो ऐसा नहीं है।
वो जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट लाइक ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है जहाँ पे बच्चे वीक रहते हैं, मेंटली रिटार्डनेस है जहाँ पे बच्चों का दिमागी हालत ठीक नहीं रहता, तो उन बच्चों को समझ के हमें पढ़ाना चाहिए कि कौन सा चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कौन सी चीज़ पे वो वीक है, जिस चीज़ पे वो वीक है उस पर हम काम करेंगे। तो ये होता है रिमीडियल टीचिंग। सो द वर्ड रिमीडियल मीन्स रेक्टिफाई, किसी चीज को संस्कार करना, सुधारना, इम्प्रूव करना या रेमेडी देना उस चीज के ऊपर। सपोज मैंने एक लेसन पढ़ाया, उसमें आप कुछ बच्चे बहुत क्लियर हैं और कुछ बच्चे समझ नहीं पाए, तो उसमें मैं फिर से आपको रिपीट करूंगी, अच्छे से समझाऊंगी। तो ये होता है आपका रिमीडियल टीचिंग। जिस पॉइंट पे बच्चे गलत है उस पॉइंट को समझाओगे। अभी कौन से टाइप के बच्चे यहाँ पे आते हैं, देखो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। पीपल्स अंडर रिमीडियल टीचिंग में हैव द फॉलोइंग लर्निंग डिफिकल्टीज, उनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, लर्निंग डिफिकल्टीज होते हैं, जैसे कि पुअर मेमोरी, उनका मेमोरी लेवल वीक होता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा ही मेमोरी वाइज बहुत ही कम रहता है, उनका आईक्यू लेवल शॉर्ट रहता है या फिर कम होगा। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, कभी कभी बच्चे देखो क्लास में बैठे हैं वो कोई अपनी दुनिया में रहेंगे एंड आप एज ए टीचर पढ़ाते जा रहे हो, तो यहाँ पर टीचर को गुस्सा आता है, वो जाके मार देता है, बट ये नेगेटिव चीज़ है। आप वहाँ पे बच्चे को पूछोगे कि क्यों तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या है तुम्हारे अंदर, क्या प्रॉब्लम है, उस चीज को समझने के बाद हमें सॉल्व करना चाहिए। शॉर्ट अटेंशन स्पैन। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चों को रहता है, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे, बट वो सबके सामने मुंह नहीं खोलेंगे, वो सबके सामने हाँ बोलेंगे कि मुझे सब समझ आया, तो ये भी प्रॉब्लम है। वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कुछ बच्चे वीक होते हैं। फेल टू ग्रास इन्फॉर्मेशन, कुछ बच्चे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ही कैरी नहीं कर पाते, जो मैडम ने बोला या सर ने बोला आज मैंने अभी समझ लिया, 1 घंटे बाद मैं भूल जाऊंगी। हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। फेल टू ट्रांसफर नॉलेज टू द रिलेटेड लर्निंग एरियाज अप्रोप्रिएटली, जैसे होता है ना, मैंने आपको बता दिया कि इस पॉइंट को आप बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हो, आपको कौन से जगह पे यूज करना है, सेम टॉपिक लग रही है या सेम जैसा सब्जेक्ट लग रहा है तो वहां पे आप यूज करें। तो वहां पे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि वो समझ नहीं पाते कि इस टॉपिक को मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम है। अप्रोप्रिएटली कौन से फील्ड में, एरिया में यूज कर सकता हूँ। नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट और टास्क, एक बच्चे को हमने अगर 6 दिन दिया, 6 दिन में वो कंप्लीट नहीं कर पाया, दैट मीन्स उसके माइंड में कुछ वीक है या फिर प्रॉब्लम है, सो वो चीज को वो 6 दिन में भी कंप्लीट नहीं कर पाया। रिमीडियल टीचिंग और थेरेपी में क्या क्या होता है। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, पहले हम चेक करेंगे कि वो उसका देखने का नजरिया, कोई एक पॉइंट को क्या सोच रहा है उसको हम देखेंगे। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स वो दिमाग से जब हम उसको पॉइंट देते हैं उसका नॉलेज लेवल में वो कितना लेता है। लिटरलिटी, दैट मीन्स वो कितना पढ़ता है या समझता है, एक चीज को समझ के पढ़ता है। सीक्वेंसिंग, कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हो, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो सीक्वेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं कि एक पॉइंट है, जैसे कि 4 पॉइंट्स हैं, अभी मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे नीट का पॉइंट आगे लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में लिखो, तो वो पहले से ही फिक्स हो जाएंगे। नहीं, मुझे तो पहले बोला गया था कैरेक्टरिस्टिक आगे होगा, नीट बाद में होगा, इसमें कोई इशू ही नहीं है ना। बच्चे समझ नहीं रहे हैं कि ये सीक्वेंस अगर अलग भी होता है तो चलेगा, बट पॉइंट्स रहने चाहिए। तो ये होता है आपका सारी चीज। सीक्वेंसिंग में उनको इश्यूज आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कोई चीजों को रीजन आउट करना, तर्क लगाना, उसको सॉल्व करना, प्रॉब्लम आएगा। ऑडिटरी प्रोसेसिंग, सुनने में प्रॉब्लम होता है या सुन के समझने में प्रॉब्लम आता है। साउंड रिकॉग्निशन, साउंड समझ नहीं आते। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी इश्यूज आते हैं। अभी देखो रेमेडियल टीचिंग के लिए स्ट्रैटेजी क्या करेंगे, देखो क्या साइड में मैंने लिखा है, ओनली आपको हेडिंग्स लिखने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज में। फर्स्ट थिंग दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब सारे लोगों के लिए अलग अलग हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, जैसे सारे बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि आपके लिए मैं अलग करूँगी, दूसरे बच्चों के लिए अलग करूँगी, ऐसा नहीं। सबके लिए पहले सेम रहेगा। अभी जो बच्चे डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं या फिर जो बच्चे स्लो लर्नर है उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी आएगी। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। देन नेक्स्ट है रिवार्ड स्कीम, जब आप कुछ अच्छा करते हो तो री करो या रिवार्डिंग दो, उसको सपोर्ट करो उसके परफॉर्मेंस को कि वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है या फिर वो बहुत अच्छा किया या बुरा किया उसके ऊपर। देन फोर्थ पॉइंट, हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल्स बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर में जो प्रॉब्लम्स है, बिहेवियर का जो एक एक नेगेटिव पॉइंट्स है उसको सॉल्व आउट करो। देन आया ये पॉइंट, देखो 4 पॉइंट्स वहां कंप्लीट हो गए, ये 2 पॉइंट्स यहाँ से आप ले लोगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ से ले लेंगे, दैट इज एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद द पीपल एंड लिसन देम व्हाट दे से।
जैसे कि मैं मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोग हर एक बच्चा मेरे साथ कनेक्टेड रहो, ताकि आप में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो जितना भी बड़ा हो छोटा हो चलेगा, बट जो भी प्रॉब्लम है सॉरी उसको हम सॉल्व आउट कर सकें। अगर मैं आपके साथ क्लोज नहीं रही, अगर एजुकेशन में या स्टडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज किया जाता है, हर एक टीचर को ये करना है। गिव पॉजिटिव री टू पीपल्स गुड बिहेवियर एंड डोंट पे अनड्यू अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर को कभी मत सहो। मिसबिहेव करते हैं तो उनको बताओ तुम कहाँ पे गलत हो, कैसे तुमको रेक्टिफाई करना है, या किस पॉइंट पे तुमको सोल्यूशन चाहिए। अगर वो गुड बिहेव करते हैं उनको प्रेज करो, उनको सपोर्ट करो। हो गया। रोल ऑफ टीचर, यहाँ पे 4-5 पॉइंट फिर से है। सेम रोल ऑफ टीचर जो आप गेमिंग में लिखे थे वही है। रेमिडियल टीचर शुड अडेप्ट टू द करिकुलम टू एकोमोडेट द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। बच्चों के एबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए करिकुलम बेस्ड कुछ कुछ चीजों को अडेप्ट करेंगे। टीचर शुड नॉट बी डायरेक्टेड बाय दिस टेक्स्ट बुक। आपको ओनली बुकिश वे में नहीं पढ़ना है, कभी किताबी कीड़ा मत बनो। किताब से इंफॉर्मेशन लो, किताब में घुसे मत रहो। किताब से इंफॉर्मेशन लेके बच्चों को यूजफुल थिंग्स बताओ, उनको क्या चीज यूज करना है, कौन सा चीज यूज नहीं करना है, इतना चीज बताओ। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल शुड फॉर्मुलेट क्लियर प्रैक्टिसेस ऑन होमवर्क। बच्चों को एक प्रैक्टिस में रखना है, तो आपको होम टास्क एवरी डे देना पड़ेगा, उनको रिव्यू करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो कौन से पॉइंट में अच्छे हैं, कौन से पॉइंट में बुरे हैं। असाइनमेंट देना है। असाइनमेंट शुड बी टारगेटेड एट द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो असाइनमेंट दे रहे हो वो आपके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर एजुकेशन का मेन वैल्यूज को जेनरेट करता है कि नहीं, देखना पड़ेगा। होमवर्क शुड मैच द कंटेंट टॉट। आपने जो स्कूल में पढ़ाया या सिखाया उसी बेस पे आपको होम टास्क देना चाहिए, इसके ऊपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस होगा। इतने पॉइंट्स करेंगे बिकॉज वो पॉइंट्स छोटे थे। लास्ट आया एनरिचमेंट प्रोग्राम। ये सबसे छोटा है, ये बहुत ही रेयर आता है, रेयर से रेयर है, मतलब 4-5 सालों में आई थिंक एक बार ही आया है। बहुत ज्यादा नहीं आया, एक ही बार आया है। ठीक है। एनरिचमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनरिचमेंट? आप लोग जब ऑयल्स लगाते हो तो वहां पे लिखा रहता है एनरिच्ड विथ कोकोनट ऑयल, और एनरिच्ड विथ जोजोबा, एनरिच्ड विथ पीनट, ऐसा कुछ मेंशन सुने हो कहीं, देखे बोतल? हाँ, तो ये होता है एनरिच्ड विद विटामिन ई, ऐसा मेंशन होता है। तो इसका मतलब होता है वन टाइप ऑफ नरिशमेंट, सपोर्ट मटेरियल। इसका मतलब है सपोर्ट मटेरियल, मतलब आपको जितना सपोर्ट चाहिए। आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे तो मैं आपको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नोट्स या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मटेरियल्स, रेफरेंस बुक, इतना सब देने को ट्राई करूंगी। अगर आप लोग नॉर्मल होंगे तो नॉर्मली हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये भी डिवीजन होता है गिफ्टेड चाइल्ड एंड जो स्लो लर्नर है उनके अंदर। अभी देखो पॉइंट है, एनरिचमेंट मीन्स क्या होता है? द स्टूडेंट इज वर्किंग ऑन ए टॉपिक इन मोर डेप्थ और ब्रेथ देन अदर्स। आप लोग इसको डायरेक्ट बोल सकते हो पीएचडी प्रोग्राम्स। ठीक है, रिसर्च वर्क और द पीएचडी प्रोग्राम्स। पीएचडी में सारे बच्चे पीएचडी नहीं करते, सारे पर्सन पीएचडी नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। तो जो बच्चों को एक टॉपिक पे, पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या बहुत ज़्यादा डिटेलली उसको बताना है, तो तब वो यूज़ करते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम। सो एनरिचमेंट प्रोग्राम में जो उनके मतलब हम क्या करते हैं कि बच्चों के साथ, सपोज मैं अगर एक रिसर्च वर्क में हूँ एंड आप लोग भी मेरे कलीग्स हैं या फिर आप मेरे साथ ही पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, पियर्स हैं, तो मैं आपके साथ एक रिदम में रहूँगी कि हाँ मैं आपका पढ़ाई भी कर रही हूँ, जो आप लोग पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रही हूँ, प्लस मैं एक चीज़ में, एक टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, डिटेल्ड एनालिसिस कर रही हूँ। उस चीज़ को, उस टॉपिक को मुझे एक्सप्लोर करना है, उस चीज़ को मेरे इंटरेस्ट के वाइज मुझे एक्सप्लोर करना है, बस। Enrichment is sometimes seen in terms of development of certain qualities of mind. आप अपने माइंड के कुछ क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए भी एनरिचमेंट प्रोग्राम्स को यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, डायरेक्टली है। एक एजुकेशनिस्ट का नाम है टेरी, TEARE, टेरी। टेरी 1997 में उन्होंने डिफाइन किया कि एनरिचमेंट होता क्या है। ये हायर क्वालिटी ऑफ वर्क देन द नॉर्म्स फॉर द एज ग्रुप। जो जो भी आपका जो एज ग्रुप है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा हायर क्वालिटी का यहाँ पे एजुकेशन और हाई क्वालिटी का वर्क दिया जाएगा, क्योंकि आप गिफ्टेड चाइल्ड है या फिर आपका आईक्यू लेवल बहुत ही हाई है। सो आपने सारा पढ़ाई कंप्लीट कर दिया अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप रिसर्च कर सकते हो कोई एक टॉपिक पे या फिर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। वर्क कवर्ड इन मोर डेप्थ, कोई एक काम पे और ज़्यादा डेप्थली काम करना या फिर डिटेलली काम करना, ये ब्रॉडनिंग
ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। ब्रॉडनिंग ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस मीन्स आपका लर्निंग एक्सपीरियंस आपके नॉर्मल बुक्स के अकॉर्डिंग जितना है उससे भी ज़्यादा डिटेल बढ़ाना। प्रोमोटिंग ए हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, आपके थिंकिंग लेवल को हाई करना। द इंक्लूजन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट एरियाज, देखो मैंने अभी बोला था आप एक एरिया पे पढ़ते हो दूसरे एरिया पे भी काम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो अपने वर्क को। द यूज ऑफ सप्लीमेंटरी मटेरियल्स बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज ऑफ रिसोर्सेज, आपको जितना रिसोर्सेज मिला है उससे भी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे। अभी देखो ओनली पॉइंट्स लिखना है। एनरिचमेंट स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने के लिए कौन से स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे या फिर एनरिचमेंट स्ट्रैटेजी कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो पहला थिंक है इंडिपेंडेंट स्टडी, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप खुद से पढ़ेंगे। तो ये हो गया एनरिचमेंट प्रोग्राम का पहला पॉइंट। सेकंड, स्टडी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को हम उनके स्टडी के साथ साथ और भी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं या फिर और भी ज़्यादा उनको हम कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं कि तुम ये चीज़ में भी रिसर्च करेगा या डिटेल्ड एनालिसिस करेगा। क्रिएट एन इंटरेस्ट सेंटर, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट सेंटर को बढ़ाओ। मतलब वो अगर कुछ फॉन्ट्स में बहुत अच्छा है उस चीज़ पे वर्क करने के लिए उनको सपोर्ट करो या फिर प्रमोट करो। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, कोई काम को बढ़ाना है तो उस पर वर्क करने के लिए बताओ। स्कूल वाइड एनरिचमेंट, स्कूल के हिसाब से अगर कोई बच्चों का गिफ्टेड माइंड है या फिर आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, एक बार पढ़ने से याद रह जाता है, तो स्कूल के हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है कि वो एक चीज़ पे वर्क कर सकता है। देन एनरिचमेंट क्लस्टर, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे कि वो एवरीडे उस पर लर्न कर सके, वर्क कर सके। स्पेशलाइज्ड ग्रेडिंग क्राइटेरिया, यहाँ पे बच्चों को पहले हम ग्रेडेशन में डालेंगे कि वो कौन से लेवल पे आते हैं, कौन से आईक्यू में आते हैं, उसके बाद उनको हेल्प किया जाएगा। कंप्लीट ए लर्निंग लॉग, आप अपना जितना भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप एक नॉर्मल रेंज में स्टडी करते हो उसको कंप्लीट करने के बाद एक साइकिल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप दूसरे मैटर पे, दूसरे मटेरियल्स पे या दूसरे चीज़ों पे वर्क करेंगे। मेंटरशिप, यहाँ पे मेंटरशिप बहुत चाहिए। मेंटर भी हम ही लोग हैं, टीचर ही होते हैं मेंटर, जो कि आपको गाइड करेंगे। जैसे कि एक बच्चा अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसको हम गाइड करेंगे, उसको और भी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए हेल्प करेंगे, उसको बुक्स देंगे, ओल्डर स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, या बड़े बड़े लोगों के बारे में बताएंगे कि वो वहाँ से सीखे कुछ। बस इतना ही है।